पिछले 2-3 सेशन ऐसे हैं कि अगर आप हमारे साथ काम करेंगे तो वो चीज़ें आपके लिए यूज़फुल हैं, आप मेरे लिए यूज़फुल हैं, हम आपके लिए यूज़फुल हैं। लेकिन आज जो सेशन मैं अभी लेने जा रहा हूँ, इस सेशन के जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो इसके तथ्य हैं, वह आपको जीवन भर काम करेंगे। आप मेरे साथ काम करें या ना करें, आपको जीवन में सफलता देने के लिए वो सारे तथ्य यदि आप अपनाते हैं, उनका अनुपालन करते हैं, तो वह आपको जीवन भर आपकी मदद करेगा, आपका मार्गदर्शन करेगा। आज मैं वह तथ्य आपको बतलाने जा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन मैं कौन हूँ? मुझे आप में से कितने लोग जानते हैं कि मैं कौन हूँ? ये तो मेरा स्टाफ है, स्टाफ के अलावा कोई नहीं जानता मैं कौन हूँ। तो बेहतर है कि सबसे पहले, बार बार गेट मत खोलो, बेहतर है कि सबसे पहले मैं कौन हूँ, मैं अपना परिचय आपको बताऊँ, ठीक है। मेरा नाम जो है योगेश कुमार मिश्रा है। मैं इस कार्यालय की व्यवस्था का एक हिस्सा हूँ और आप लोग जो कार्य करने जा रहे हैं उसमें हो सकता है कि कल आपको हमारे साथ कोऑर्डिनेशन में मेरी ज़रूरत पड़े, तो मेरा नाम नंबर आपको सब अक्षय जी से मिल जाएगा। मेरा जन्म 3 जुलाई 1967 को हुआ था। मेरी शिक्षा दीक्षा एजुकेशन बॉर्न ब्रॉटअप कंप्लीट सब इलाहाबाद शहर में हुआ है। मैं मूलतः बुंदेलखंड बांदा का रहने वाला हूँ, लेकिन ये रहा 92 में मैंने वकालत शुरू की इलाहाबाद हाई कोर्ट से, और इसके बाद 97 में मात्र 5 साल बाद मैं गवर्नमेंट एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट होकर के नियुक्त हो गया और वहाँ 3 साल का टर्म था। 97 से 2000 तक मैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर भारत सरकार के सरकारी वकील के रूप में मैंने अपना दायित्व निर्वहन किया। इसके बाद मेनका जी के साथ मुझे जुड़ने का मौका मिला। 3 साल का टर्म पूरा होने के बाद वर्ष 2001 में मैं मेनका जी के साथ जुड़ा और उनके PFA पीपल फॉर एनिमल, जो जानवरों की रक्षा के लिए कार्य करता है, उसका स्थायी अधिवक्ता मेनका जी ने मुझे अपने साथ नियुक्त कर लिया। उस समय ये मिनिस्टर हुआ करती थी अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट में। इसके बाद मेनका जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर एनिमल क्रूएल्टी को रोकने के लिए मुझे अपना स्थायी प्रतिनिधि उत्तर प्रदेश में नियुक्त किया, और इसके साथ ही मुझे अवसर मिला एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसका हेड ऑफिस चेन्नई है, उसमें मुझे मास्टर ट्रेनर अपॉइंट कर दिया गया। इसके बाद भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड, जिसे एनिमल वेलफेयर बोर्ड कहा जाता है, उसमें भारत सरकार के अंदर चित्रकूट, लखनऊ और ये इलाहाबाद मंडल के प्रतिनिधि के रूप में, रिप्रेजेंटेटिव के रूप में मैंने वर्क किया। उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग का मैं स्थायी अधिवक्ता रहा। उस समय हमारे राधेश्याम गुप्ता जी हमारे अध्यक्ष हुआ करते थे, तो इनके साथ मुझे कार्य करने का अवसर मिला। और इसके बाद यूपी गवर्नमेंट ने हमें अपने यहाँ गजट के द्वारा राजपत्रित अधिकारी नियुक्त किया और पुलिस पावर डेलीगेट की। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर गौवंश की तस्करी या किसी भी तरह के जानवरों की कोई भी तस्करी हो रही है, उसको रोकने के लिए पुलिस पावर डेलीगेट किया गया, जिसके तहत मैंने 10 वर्ष उत्तर प्रदेश में कार्य किया और 28 जुलाई 2010 को रिज़ाइन कर दिए अपने पदों से। इसके बाद उत्तर प्रदेश में पूर्ण गौवध निषेध अधिनियम जो लागू किया गया है, इस एक्ट की ड्राफ्टिंग में ईश्वर ने मुझे मौका दिया, मैंने पूरा सहयोग किया, और उत्तर प्रदेश में आज जो पूर्ण गौवध निषेध अधिनियम लागू है, इसकी ड्राफ्टिंग में मेरी महत्वपूर्ण भूमिका है। मैंने मालगाड़ियों से गौवंश की तस्करी होती थी, ये सब बांग्लादेश जाते थे कटने के लिए, तो इस तरह की 5 मालगाड़ियाँ अपने शासनकाल में पकड़ के सीज कर दी, जिसके कारण से रेल मंत्रालय ने यह निर्णय लिया कि अब वह गौवंश की तस्करी ट्रेन द्वारा नहीं करेंगे, और ये हमारी बहुत बड़ी विजय थी। उत्तर प्रदेश के अंदर ट्रकों से गौवंशी पशु कटने जाया करते थे कलकत्ता, तो मैंने उत्तर प्रदेश के अंदर उस समय लगभग 1200 बाजार चलते थे, 1200 बाजार चलते थे, जिसमें 700 बाजार मैंने बंद कर दिए थे 10 साल के अंदर। उत्तर प्रदेश जीव जंतु कल्याण परिषद का भी मैं सदस्य रहा हूँ, और उत्तर प्रदेश गौशाला संघ का कार्यकारिणी सदस्य रहा हूँ, और रोहेलखंड यूनिवर्सिटी के अंदर एनिमल्स के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट होते थे, उस एक्सपेरिमेंट को सही तरह किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, इसको देखने और सुपरवाइज करने के लिए बरेली का मैं वहाँ पर भी अपना दायित्व निर्वहन किया।
इसके बाद 28 जुलाई 2010 को मैंने सभी सरकारी दायित्वों से त्यागपत्र दे दिया और एक सन्यासी की भूमिका में मैंने एक आश्रम स्थापित किया है सनातन ज्ञानपीठ के नाम से। वहाँ पर मैंने अपने आप को स्थिर कर लिया। इसके बाद मैंने वकालत और ज्योतिष पर कार्य शुरू किया, क्योंकि नौकरी छोड़ चुका था, जीविकोपार्जन के लिए कुछ करना था। तो ज्योतिष और वकालत पर मैंने कार्य शुरू किया। मैंने ज्योतिष पर 5 किताबें लिखी हैं। फलित ज्योतिष का रेडी रेकनर, सनातन ज्योतिष का क्रमिक विकास, जिस ज्योतिष को आज आप लोग भारतीय ज्योतिष के रूप में जानते हैं, ये फ्रॉड है, धोखा है। जितने टीवी चैनल पर जो भी राशिफल बताए जाते हैं, ये फ्रॉड है, धोखा है। हमारी जो मूल वैदिक ज्योतिष है उसका इन सब से कोई लेना देना नहीं है, ये सब प्योर दुकानदारी है। तो इसके क्रमिक विकास पर, और फिर इसके बाद भविष्यवाणियाँ क्यों गलत होती हैं, इस पर पूरा एक रिसर्च बुक है, 400 पेज की किताब है कि आखिरकार प्रेडिक्शंस हमारे क्यों गलत हो जाए। इसके बाद एक किताब है भारतीय ज्योतिष में विदेशियों का हस्तक्षेप, क्योंकि हमारे ज्योतिष में लगभग 700 साल हमारा भारत गुलाम रहा, मुगलों के अधीन रहा और अंग्रेज़ों के अधीन रहा। तो उस दौरान भारतीय ज्योतिष को धूमिल करने के लिए उन लोगों ने कब कब क्या क्या प्रयास किए, इसका एक चरणबद्ध इतिहास इसके अंदर मैंने दिया हुआ है। अब वैदिक ज्योतिष में किस तरह के शोध की आवश्यकता है। असल में आज हो क्या आया है कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो ज्योतिष पढ़ाया जा रहा है, उस ज्योतिष के अंदर वही मनु संहिता या दूसरी किताबें जो पुरातन काल की लिखी हुई हैं हमारे ऋषियों मुनियों द्वारा, उन्हीं को आज भी हम लोग श्लोक रट रट के ज्योतिष का काम चला रहे हैं। जबकि वास्तव में क्या है कि पृथ्वी 0.468 विकला प्रतिवर्ष पृथ्वी के झुकाव में कमी आती है। उस कमी के आने का इम्पैक्ट ये होता है कि भगवान श्री राम के समय में ऋषिकेश तक बर्फ जमा करती थी, जो अब गंगोत्री में भी नहीं मिल रही है, क्योंकि पृथ्वी का डायमेंशन चेंज हुआ है। उसी तरह हर प्लैनेट अपने अपने समय से उसके डायमेंशन चेंज होते हैं। इसके अलावा हमारा जो सौरमंडल है ये प्रतिवर्ष विस्तार कर रहा है। जो प्लैनेट्स हैं उनकी दूरियां बढ़ती जा रही हैं, उनका मोटिवेशन जो घूमते हैं उनका मोबिलाइजेशन अलग अलग हो रहा है। तो उसमें हमारे यहाँ क्या होता था पहले कि जैसे आज संगीत के राजघराने होते हैं, किसी घराने में तबला बजाया जाता है, किसी में गिटार पर काम किया जाता है, किसी में बांसुरी पर काम किया जाता है, किसी में ढोलक पर काम किया जाता है। उसी तरह हमारे यहाँ ऋषि परंपरा में पुराने समय में घराने हुआ करते थे ज्योतिषियों के, जैसे भृगु। तो भृगु कोई व्यक्ति नहीं है, ये एक इंस्टीट्यूट है, संस्था है, जिसकी स्थापना भृगु नामक ऋषि ने की, जो पीढ़ी दर पीढ़ी डाटा इकट्ठे करते रहे और उस डाटा इकट्ठे करने के आधार पर वो लोग प्रेडिक्शंस करते हैं। उसी तरह हमारे यहाँ जो सबसे आखिरी स्तंभ रहा वो थे वराह मिहिर, जो कि राजा विक्रमादित्य के राजज्योतिषी थे, जिन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम से कुतुब मीनार के निर्माण की जो हमें इतिहास पढ़ाया जाता है, ये गलत पढ़ाया जाता है, क्योंकि उसके जो तथ्य हैं उन तथ्यों का अगर आप विश्लेषण करें तो आप पाएंगे कि आज भी कुतुब मीनार की जो लोकेशन है वो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के हिसाब से इस तरह स्थापित किया गया है कि जब सबसे बड़ा दिवस होता है, कौन सा होता है? 21 जून। 21 जून को आप जाइए तो कुतुब मीनार की छाया जमीन पर नहीं पड़ती। इसी तरह के और भी उसमें बहुत सी चीज़ें हैं, कभी कुतुब मीनार पर स्पेशल सेशन लूँगा तो मैं उसको बतलाऊँगा। इसके बाद गाय के महात्म को बताने के लिए मैंने सबसे पहले गौ कथा का चलन शुरू किया, जिसे बाद को विभिन्न कथावाचकों ने अपनाया और व्यवसाय के तौर पर आज कम से कम भारत के अंदर 1200 से 1500 गौकथावाचक हैं, जिनमें लगभग 1000 गौकथावाचक मेरे शिष्य हैं, जिससे कि गाय का महात्म्य जनता के सामने आना चाहिए।